नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और किसी कारण की वजह से स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आप लोग की 2 से 3 दिन की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2, चौथा है 1, 2 और 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अब ये देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरें हुए हैं। आपको पता अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, जो एनआईए टीम है उसे तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने का। लेकिन जब इन्होंने गए, ये मतलब जो टीम गई गिरफ्तार करने, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग ने एनआई टीम पर हमला कर दिया। लेकिन इस टीम पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस थी, उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्होंने महिला के छेड़छाड़ के आरोप में खुद ही इनकी प्राथमिकी का केस दर्ज कर लिया है। बंगाल पुलिस ने एएनआई अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की प्राथमिकी। तृणमूल नेता के परिवारों की महिलाओं ने अधिकारियों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दोनों आरोपित त्रिका नेता 5 दिनों से एएनआई की हिरासत में भेजे गए हैं। त्रिका का आरोप है कि एनआई और भाजपा के बीच अपवित्र गठजोड़ है। एएनआई ने तुका के सभी आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि भूपति नगर में की गई कार्रवाई कानूनी रूप से अनिवार्य है। तृणमूल ने कहा कि एनआई ने भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए भूपति नगर विस्फोट कांड को लेकर इस वक्त कार्रवाई कर रही है। अब आपको पता है लोकसभा का चुनाव भी होने वाला 19 तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो इसी पे आरोप भी लगाए जाते हैं कि चुनाव को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले की कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि 2022 का यह कांड था, जो इस कांड में ये एनआई टीम को जो बुलाया गया है। अगर एनआई टीम की बात कर ले, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका प्रचलित नाम, जिसे आप लोग आम भाषा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। इसका गठन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। यह एनआईए एक्ट की अधिसूची में निर्दिष्ट अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच और अभियोजन चलाने वाली निर्देश एजेंसियों में से एक रूप में गठित की गई है। यह भारत के सेंट्रल काउंटर टेररिज्म या लॉ इन्फोर्समेंट के रूप में कार्य करती है। अगर आप लोग को एनआईए के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जो बात है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भारत का पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्य हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जनपद हैं। यहाँ की जो मुख्य भाषा बांग्ला है और इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ में जो वर्तमान में सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि बिहार और बांग्लादेश की रैलियों में खड़गे के अनुच्छेद 370 वाले बैन पर पीएम ने सख्त प्रतिक्रिया की। अब देख रहे हैं एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस समय। सैन्य सप्ताह का प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना ने रविवार को गगन शक्ति अभियान के अंतर्गत उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान सुखोई की सफल लैंडिंग करके अपनी शक्ति का क्षमता प्रदर्शन किया था। इससे पहले जो गगन शक्ति मिशन है, इससे पहले 2018 में इसका प्रदर्शन किया था। 2 चरणों में इसका प्रदर्शन इस बार किया गया था। एआई मशीन लर्निंग से मिल रही है मौसम पूर्व अनुमान की सटीक सूचना। एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना बनाने में मौसम का ध्यान रखा जाना चाहिए। डीजी ने
कहा पूर्वानुमान सटीक होने के विभाग के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये होता है कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात की जा रही है। इससे क्या फायदे हो सकते हैं कि मतलब जो सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है तो उनमें थोड़ी कमी भी आएगी, उनको थोड़ा जो कठिनाई उनको झेलना पड़ता है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। तो एक तरह से जो खर्चा होता है चुनाव में कई जगह में अलग अलग से पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी को बैठाया जाता है, अलग अलग से सुरक्षा दी जाती है, उनकी उसमें भी कुछ खर्चे से कमी आएगी। इसी भी लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है। एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। DG यानी मौसम विभाग के महानिदेशक की बात हो रही है। मृत्युंजय महापात्र ये बात की है इन्होंने। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय शासन से जुड़ी खबरें मिलेगी। आपकी भाजपा को चुनौती, हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगा के दिखाए। अब आपको पता ही होगा जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के CM, उन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, अबकारी घोटाले के मामले में। 9 बार समन भेजा था, 9वीं बार जब SBI की तरफ से SBI और ED दोनों ने कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो अब बात हो रही है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने अभी तक अपना इस्तीफा दिया नहीं है। वैसे में कभी ऐसे होता है कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में या उस विधानसभा क्षेत्र में या फिर राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अब ये देख रहे हैं आप जो आम आदमी पार्टी है वो चुनौती दे देता है भाजपा को कि आपकी हिम्मत है तो लगा के दिखाइए राष्ट्रपति शासन। तो देख रहे हैं इसी तरह की बातें चल रही हैं। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा। अमेरिका से ASI लाएगी 1456 पुरावशेषों की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम अमेरिका गई। मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर ने इनको अमेरिका में बेच दिया था, मतलब तस्करी करके इन्हें बेच दिया गया था। केंद्र सरकार को अपनी संस्कृति को बचाने की पहल के तहत देश के पुरावशेष को अभी तक के सबसे बड़ी खेप में आने की बात कही जा रही है। इस बार 1456 पुरावशेष आएंगे। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम की बात हो रही है। इसके जो जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं, तो इसके भी आप लोग जानते रहे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, उसी की बातें चलेंगी। अब यहाँ पास पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें भी आपको मिलेंगी। आपको पता होगा जब इस बार इलेक्शन कमीशन ने कुछ अपने जब वो मतलब कितने चरण में चुनाव होंगे, कब इसका मतगणना होगी, तो इस बार उन्होंने कुछ अच्छे प्रावधान किए थे। पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि जो 85 वर्ष या 88 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं या 40% विकलांग है, उन्हें उनके घर में मतलब ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि उनके घर में जाकर उनसे मतदाताओं इन जो पोलिंग बूथ के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके घर में जाकर उनसे वोट लिया जाएगा, उनके मतदान कराए जाएंगे उनके घर जाके। तो इस बार देख रहे हैं कि ये शुरू हो चुका है, शुरू हुआ अभियान घर से मतदान। 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं पहले चरण के चुनाव में। मतदान के पूर्व चुनाव आयोग ने निर्देश किए 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर मत जाने की चुनाव सुविधा दी गई है। चुनाव के 7% मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से यह पहल शुरू की गई है। आपको पता है ये निर्वाचन आयोग की पहली बार यह पहल शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आपको पता है एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार है और जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो रमा देवी हैं, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से आर्टिकल हो आप लोग उसे जरूर पढ़ा करिए। कब? क्योंकि आपके जो अगर आप लोग मेंस SIT की तैयारी करें तो उसमें अगर आप लोग इस आर्टिकल को जोड़ते हैं, इसमें कुछ उदाहरण भी आप लोग अगर उसमें जोड़ते हैं तो आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा आकर्षित होगा। विचारधाराओं का भविष्य। किसी भी अन्य देश में तमाम आस्थाओं वाली विचार भिन्नता के बावजूद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में भारत जैसा उदाहरण नहीं मिलता। यह सभी विचारों का स्वागत है। यह सभी विचार देखते हैं कि यहाँ पर भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर बहुत सारी विचारधारा है, बहुत सारी जाति है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक ही देश में इतने सारे लोग रहते हैं, तो इसमें बहुत से जाति धर्म के लोग अलग अलग विचारधारा होती हैं। अब देख रहे हैं कि लोकसभा के जब चुनाव आ रहा है तो आप लोग क्या इसके बारे में जानते हैं? मतदान व्यवहार होता क्या है? मतदान व्यवहार का मतलब ये होता है कि आप लोग
जब वोट देते हैं तो आप लोग को कौन कौन से कारक, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसे ही हम मतदान व्यवहार कहते हैं। अगर मतदान व्यवहार की एक सटीक परिभाषा की अगर हम बात कर लें कि मतदान व्यवहार होता क्या है, तो राजनीतिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक जो प्रमुख साधन होता है वो मतदान व्यवहार होता है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए मतदान व्यवहार क्या होता है। भारत के संदर्भ में भ्रामक दृष्टिकोण। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 24 चर्चा में है, जिसमें 141 देशों में भारत के 126वें स्थान पर दर्शाया गया। इस इंडेक्स के निर्माण की प्रक्रिया देखिए कि लीबिया, इराक, फिलिस्तीन और नाइजीरिया जैसे देश इसमें भारत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कहा जा सकता है कि इस इंडेक्स को तैयार करने की प्रक्रिया में विसंगतियां हैं। ऐसे में इंडेक्स के माध्यम से भारत में प्रसन्नता का नहीं मापा जा सकता। आपको पता है अभी हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक आई है। आपको पता है 20 मार्च को जारी की, क्योंकि उस दिन विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। अब इस जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली यूएन है। इसकी एक पार्ट है जिसे SSDN यानी सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क है। इसी ने यह रिपोर्ट जारी की है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और लगातार 7वीं बार पर मतलब शीर्ष स्थान पर रह चुका है। और अंतिम बॉटम पे यानी अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। और भारत की वही स्थिति थी जो पहले भी स्थिति थी, 126 स्थान पर भारत की रैंक है। इसमें एक विवाद यह है कि जो भारत से कम जिनकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर है, वो भारत से काफ़ी अच्छा अंक प्रदान किए, उनको काफ़ी अच्छा अंक मिला है। इसमें काफ़ी विवाद भी है। आपको पता है इससे पहले जो 2023 में एक इंडेक्स था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब विश्व भुखमरी सूचकांक, उसने भी भारत को लेकर काफ़ी विवाद चला था, क्योंकि उसमें भारत की रैंक 111 थी, इसलिए पाकिस्तान की रैंक उससे और ज़्यादा अच्छी थी। इस पर लेकर विवाद चला था कि भारत सरकार इससे मानती नहीं है, लेकिन फिर भी जब इंडेक्स है तो इसको मानना या ना मानना इसमें हम लोग का तो कोई हाथ है नहीं। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या इस पर रिपोर्ट है, क्या प्रतिक्रिया होती है इसके बारे में। पूंजी बाजार पर निगरानी और बढ़ाने की तैयारी। शेयर बाजार में छोटे और मझोले निवेशकों की सीधी भागीदारी को लेकर नियामक एजेंसी हुई सचेत। आम जनता की भागीदारी बढ़ने से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना भारत। निवेशकों को गलत सूचना देकर बलगाने की कोशिश करने वालों पर लगेगी लगाम। 400 लाख करोड़ डॉलर का होगा भारतीय शेयर बाजार। 60 लाख नए निवेशक हर महीने बाजार में कर रहे हैं निवेश। मिराज में बने सितार तानपुरा को मिला GI टैग। शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ ही फिल्म उद्योगों से जुड़े कलाकारों के बीच है इनकी भारी मांग। देश के कई हिस्सों में मिराज निर्मित होने का दावा कर बेचे जाते वाद्य यंत्र अब इसको मिलेगी इजाज़त। मतलब कि जो मेन है उसके तुलना करके, मतलब उसके नकल करके कोई दूसरा बना के बेचा जाता है लेकिन अब इसे जब GI टैग मिल जाएगा तो इसकी तुलना नहीं की जाएगी। अगर हम लोग GI टैग की बात कर लें, GI टैग भौगोलिक संकेत, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग एक विशिष्ट उत्पाद पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। और ये जो मिरज में बने सितार तानपुरा, यह महाराष्ट्र के संगोली जिलों के छोटे से कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार एवं तानपुरा का भौगोलिक संकेत मिला है। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद को इस दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण के लिए भी बताता है। और यह पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। 10 वर्षों के लिए कानूनी तरह से वैध होता है। GI टैग पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार और सर्वोत्तम विभाग के द्वारा घोषणा की जाती है कि किसी GI टैग दिया जाएगा। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह में टकराव बढ़ा। अब देख रहे हैं हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा था, साथ ही अब इजराइल और ईरान का भी संघर्ष साथ में चलने लगा। इसी के साथ साथ आकाश सुरक्षा समझौते में जापान हो सकता है शामिल। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नए सदस्य के बारे में करेंगे विचार। आकाश समझौता ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड किंगडम यानी UK के बीच एक सैन्य समझौता है। आकाश समझौता की घोषणा 15 सितंबर 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन की पहले की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा घोषित इस संगठन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता के रूप में देखा जा सकता है, जो चीन के मुकाबला करने के प्रयास में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। रोमारियो ने
लिखी मुंबई के जीत की गाथा। अब देख रहे हैं मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल हुआ था, जिसमें 29 रनों से हराकर मुंबई ने जीता था। ये आज केकेआर के और सीएसके के विरुद्ध, एक सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल मैच। तो आप लोग तो देखते ही रहिए आईपीएल, आप लोग तो वैसे देखते होंगे। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ की खबरें आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बस आपको जो इतिहास में घटी हुई घटना होती हैं उसके बारे में आप लोग को यहाँ मिल जाती है। डेली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ा करिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में फेंका बम। 1929 में आज ही के दिन क्रांतिकारी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और पर्चे फेंके। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिप्टी बिल के विरोध में उन्होंने यह कदम उठाया था। इसे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अधिक सहायक कदम भी माना जाता है। आपको पता होगा जो ये भगत सिंह है, ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें आप लोग जरूर याद रखिए। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ नेहरू लियाकत समझौता। 1950 में आज ही भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने नेहरू लियाकत समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता में दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बात की गई थी। जमीनी संग आसमान में होगा सूर्य ग्रहण का अध्ययन। पहला मौका होगा जब भारतीय वैज्ञानिक जमीन के साथ आसमान में भी सूर्य ग्रहण की जांच को परख सकेंगे। साल के पहले सूर्य ग्रहण के अध्ययन को भारत को 3 वैज्ञानिक अमेरिका के लिए हुए रवाना। सूर्य ग्रहण के दौरान आदित्य L1 से उसके रहस्यों को समझाने की बड़ी उम्मीद की गई है। आदित्य L1 ये भारत का पहला शोध मिशन है, जिसे 2 सितंबर को 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए आदित्य L1। सीधा आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। और तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न है उसका हम देखते हैं। आज का प्रश्न है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों के प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। तो आइए हम लोग उसका विश्लेषण देख लेते हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई घोषित मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR प्रत्येक व्यक्ति की समानता और गरिमा को स्थापित करती है तथा वह निर्धारित करती है कि हर सरकार का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को तक उनकी पहुंच को समानता बनाए रखें, उनके अनुच्छेद अधिकार और समानता को बनाए रखें। प्रस्तावना यानी जो उद्देश्य का मैं बात की, प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। समानता और स्वतंत्रता भी UDHR के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, अतः कथन एक सही है। अब आप लोग कुछ अगर प्रस्तावना के बारे में पता होगा, प्रस्तावना जो हमारे उद्देश्य है, जिसमें कहा गया कि हम भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए, एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बनाने के लिए। अगर आप लोग को प्रस्तावना पता रहेगा तभी आप लोग इसके आंसर अच्छे से दे सकेंगे, क्योंकि जब प्रस्तावना पता रहेगा तभी तो आपको पता रहेगा ना उसमें कौन कौन से न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र के नीति निदेशक DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तहत प्रदान किए गए DPSP एक ऐसे सिद्धांत है जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा कल्याणकारी राज्य की दिशा के मार्ग निर्धारित करना है। ये DPSP राज्य के दायित्व के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन दोष भी सही है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के मूल रूप से भारत के सभी नागरिकों को नागरिक और नैतिक दायित्व है। अभी तक भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के भाग 4(1) में है। अनुच्छेद 51A के माता पिता के अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा व अवसर प्रदान करने के बारे में बात करता है। यह पहलू किसी तरह शिक्षा के माध्यम से बच्चों की गरिमा सुनिश्चित करने से संबंधित है, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।